नई एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव। हिंदुस्तान में ये कहा जा सकता है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब इस तरह का बदलाव एजुकेशन के सेक्टर में होगा। हमारे साथ डॉक्टर पंकज मित्तल मौजूद हैं एजुकेशन के सेक्टर में। पंकज जी को सभी जानते हैं। पंकज मैम, आपसे अगर मैं सबसे पहले ये पूछूं कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे देखती हैं, उसे कैसे एनालाइज करती हैं, तो आपकी उस पर क्या समीक्षा है? मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमें 34 साल बाद मिली है, ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक है, इनोवेटिव है, डेमोक्रेटिक है और इसमें ये पोटेंशियल है कि ये हमारे देश को फिर से, पहले एक विश्वगुरु था हमारा देश, फिर से उसको विश्वगुरु बनाने की क्षमता रखती है। स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी इसलिए कहती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें पूरी आज़ादी है, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो इस तरह की पॉलिसी जो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग देती हो, जो बच्चों को इनोवेटिवनेस की ट्रेनिंग देती हो, जो एंटरप्रेन्योरशिप पे डिपेंडेंट हो, जो कि बच्चों को क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इन सब की ट्रेनिंग देती हो, जो बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाती हो, जो बच्चों के रिसर्च के ऊपर बहुत ध्यान देती हो, बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बहुत ध्यान देती हो, उस तरह की ये पॉलिसी है। एंड आई एम श्योर कि अगर ये पॉलिसी अच्छी तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ने इम्प्लीमेंट कर ली तो ये पॉलिसी हमारे देश के लिए बिल्कुल टोटल बड़ा बदलाव ला सकती है। मैम, आपने कहा कि ये पॉलिसी ऐसी है जो आपको विश्व गुरु बना सकती है, आपको महाशक्ति बना सकती है। जब हम ये कहते हैं कि हम एजुकेशन के सेक्टर में इस पॉलिसी की वजह से विश्व गुरु बन जाएंगे, महाशक्ति बन जाएंगे, सुपर पावर बन जाएंगे, तो उसका क्या मतलब होता है? कैसे बनेंगे? क्या उसका रोड मैप होगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट करेगी पूरे एजुकेशन सेक्टर को? देखो, अभी हमारा देश जो इंडिया है, दैट इज द सेकंड हायर एजुकेशन सिस्टम, सेकंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दूसरा सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम है। अब इस पॉलिसी ये होगा कि नंबर्स तो हमारे पास हैं, हम दूसरा सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम है, पर इस पॉलिसी से क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट आएगा और स्लोली स्लोली इंडिया विल बिकम ए अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन डेस्टिनेशन फॉर द वर्ल्ड। अभी क्या हो रहा है कि हमारे देश से कैसे हर साल करीब 10 लाख बच्चे हमारे देश से बाहर जाते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए, और हमारे यहाँ कितने आते हैं? 50,000। सो इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है कि 50,000 हमारे पास आते हैं और 10 लाख हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी तक क्वालिटी एजुकेशन का डेस्टिनेशन की तरह इंडिया को नहीं देखा जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जो सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसको एक क्वालिटी हायर एजुकेशन सिस्टम की तरह भी देखा जाए, और ये काम करेगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि इसमें इंटरनेशनलाइजेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है, रेलेवेंस को, एम्प्लॉयबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, वैल्यू एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी है, और क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया। तो जो जो पैरामीटर्स है, जैसे एक्सेस, इक्विटी, एक्सीलेंस, क्वालिटी, रेलेवेंस, everything that has been touched in this policy in a very big way. मैम, आप सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन की। जब आपके पास लोग आते हैं, आपका तमाम लोगों से इंटरेक्शन होता होगा जो यूनिवर्सिटीज को लीड करते हैं, वो किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने लेकर आते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि ये भी हमने देखा है कि जिस तरह का इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो थोड़ा सा इस तरह का नजर आता है कि शायद वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, और चाहे उसकी ड्यूरेशन की बात हो या उसकी टाइमिंग की बात हो। तो आपके सामने जब लोग आते हैं तो वो किस तरह के चैलेंजेस बताते हैं, या फिर किस तरह से आपको वो ये डिफाइन करते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी जिन पर और काम करने की जरूरत आगे होगी? देखो, AIU एक एसोसिएशन है जिसमें 900 यूनिवर्सिटीज आदि मेंबर्स। तो हमारे देश में 1000 के करीब यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से 900 हमारे मेंबर्स हैं, इसलिए प्रैक्टिकली सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी मेंबर्स हैं। तो हमारा सबसे बातचीत होती रहती है और बहुत रेगुलर लेवल पे होती रहती है। तो जब भी पॉलिसी की बात आती है, ऑफकोर्स एवरीबडी इज़ वेलकमिंग दी पॉलिसी, सब लोग कहते हैं पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि पॉलिसी में जब हम बात करते हैं मल्टीडिसिप्लिनैरिटी की, इंटरडिसिप्लिनैरिटी की, तो उसमें बहुत सारे टीचर्स चाहिए। तो टीचर्स के अपॉइंटमेंट and rather appointment of quality teachers, that is a very big issue which has to be handled. Funding is a very big issue. जब हम इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं कि बच्चा कहीं से भी कोई भी कोर्सेज कर सकता है, बच्चों को ये प्रावधान उनके लिए किया गया है कि वो अलग अलग जगह से कोर्सेज कर सकते हैं। तो टाइम टेबल सेटिंग बिकम्स अनदर इशू। तो फंडिंग की प्रॉब्लम है, टीचर्स की प्रॉब्लम है, नए नए सिलेबस पढ़ाने वालों की प्रॉब्लम है। इंटर्नशिप की जब आपने बात की तो ऑफकोर्स उसमें कहा गया है कि हर प्रोग्राम में, हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप होना चाहिए, पर इतनी इंटर्नशिप कहाँ से लाएं?
तो इंटर्नशिप बैंक बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हर यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को हर सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप दे पाए। तो इंटर्नशिप बैंक बनाना, अप्रेंटिसशिप बैंक बनाना, स्किल ट्रेनिंग देना, मुद्दे बहुत सारे हैं। पर हाँ, अगर हमारे पास विल है तो वे भी है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो जब हम चाहेंगे इसको करना है तो हम कर सकते हैं। मैम एक और सवाल, इस पॉलिसी के मुताबिक एक ही जो बच्चा है वो 2 अलग-अलग डिग्री कोर्सेज एक टाइम पर कर सकता है। साथ ही साथ आपके पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप फिजिक्स के साथ चाहे तो कोई आर्ट्स का विषय भी पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। तो जब इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो किस तरह से वो मैनेज किया जाएगा और उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में किस तरह से नज़र आएगा? जब आप जॉब के सेक्टर में जाएँगे, वहाँ पर किस तरह का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है? देखो, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसको मतलब सभी सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी हो और किसी एक सब्जेक्ट की इन डेप्थ जानकारी हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा है, उसको ब्रिज बनाने के लिए भेजा, तो उसको सिविल इंजीनियरिंग की तो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ही उस ब्रिज की वजह से या उस डैम अगर कोई बनाना चाह रहा है तो उस डैम की वजह से कितने लोग वहाँ से डिस्प्लेस होंगे, उनकी स्टडी करनी, उनको कैसे रिप्लेस करना है। उस डैम की वजह से जो सोशली जो जो प्रॉब्लम्स होंगी, या वनस्पति को, या पेड़ कटेंगे, या मतलब बहुत सारी चीज़ों की उसको नॉलेज होनी चाहिए, ना कि सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की। तो इसलिए अगर हम इस तरह की इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन देंगे बच्चों को, और उनको, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ पर मुझे साथ साथ म्यूजिक पढ़ना है, पर आज की डेट में कोई प्रावधान ही नहीं है कि म्यूजिक पढ़ सकूँ फिजिक्स के साथ। म्यूजिक के लिए मुझे म्यूजिक वाले ही सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, बीए म्यूजिक ही पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरे को फिजिक्स के साथ या केमिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, पर मेरा वेरिड इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो मेरा मन है पढ़ने को, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी तो मिलना चाहिए। तो यही इस पॉलिसी में कहा गया है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं, जब भी आप पढ़ना चाहते हैं। जरूरी नहीं है 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा करना है, आप जब भी पढ़ना चाहते हैं एबीसी के तहत कभी भी कोशिश करिए, जहाँ से भी करना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी बीए एक ही यूनिवर्सिटी से करें, आप बीए 6-10 यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, क्योंकि एबीसी के तहत आपके पास ये छूट है कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बीए आपको एक साथ 3 साल में करनी है। आप बीए का फर्स्ट ईयर करके बाहर निकलिए, फिर दोबारा सेकंड ईयर में एडमिशन लिए, फिर बाहर निकलिए, फिर तीसरे साल दोबारा एडमिशन लिए। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो पॉलिसी में है, आई थिंक बिल्कुल सी चेंज होगा हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में, और आने वाले समय में बिल्कुल अलग तरह का हायर एजुकेशन सिस्टम होगा, जो कि उसी की वजह से हम कहते हैं कि दिस इज अ पॉलिसी विच विल ट्रांसफॉर्म द हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, और इंडिया को विश्वगुरु बनाने की क्षमता इसमें है। एक आखिरी सवाल मेरा ये, आपने कहा कि इस एजुकेशन पॉलिसी में वो क्षमता है कि वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी एजुकेशन के सेक्टर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी खासा फोकस नजर आता है इस पूरी पॉलिसी को लेकर, वो रिव्यू भी करते हैं, हाइब्रिड एजुकेशन की बात भी करते हैं, तमाम जो सुझाव है वो उनकी तरफ से देखने को मिलते हैं। अगर मैं एज एजुकेशनिस्ट आपसे पूछूं तो अगले 10 सालों में आपको ग्राउंड पर इस पॉलिसी की वजह से क्या चेंज नजर आता हुआ दिखता है? अगर मैं ये कहूं कि अगले 10 साल में क्या भारत पूरी तरह से बदल जाएगा, क्या एजुकेशन के सेक्टर में महाशक्ति बन जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से पहले हम इंतज़ार कर रहे थे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आए, नहीं आ पा रही थी। रेगुलेशंस आ गई, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आएंगी। इंडिया में बैठे बैठे हमारे बच्चे अगर फॉरेन एजुकेशन लेना चाहते तो ले पाएंगे, अभी तक उनको बाहर जाना पड़ता था। और करीब करीब आपको जान के हैरानी होगी कि जितना हमारा पूरा हायर एजुकेशन का बजट है, उतना पैसा हमारे बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में खर्च कर रहे थे। तो इतना ज़्यादा हमारा जो मतलब फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मल्टीडिसिप्लिनरिटी इमीडिएटली आएगी, इंटरडिसिप्लिनरिटी इमीडिएटली आएगी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इमीडिएटली होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करेगा, पढ़ाने का तरीका बदलेगा, क्वालिटी ऑफ टीचिंग बदलेगी उससे, और टेक्नोलॉजी यूज़ होगी पढ़ाई में, और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का तरीका बदलेगा। तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन अगले 10 सालों में तो डेफिनेटली आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज मित्तल। डॉक्टर पंकज मित्तल बता रही थी कि किस तरह से भारत जो है अब एजुकेशन के सेक्टर में भी नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद महाशक्ति बन जाएगा। रूफी जैदी, DNP न्यूज इंडिया।